फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियोज़ में हम देखेंगे उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। ठीक, उच्च न्यायालय का उल्लेख जैसे कि हमने भाग 6 में पढ़ा था राज्य के विषय में, तो उसी राज्य की का ही एक अंग है। ठीक है, उच्च न्यायालय में वर्तमान में बात करें तो कुल न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 25 है। उच्च न्यायालय की जो संख्या है यानी कुल भारत में अगर बात करें, भारत में तो कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो इनकी संख्या 25 है, जिसमें 7 उच्च न्यायालय, एक से अधिक संघ राज्य क्षेत्र। 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जहां पर एक राज्य और अन्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों की न्याय व्यवस्था को देखते हैं। दिल्ली, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का अपना अपना उच्च न्यायालय है। इन्हें ध्यान रखिएगा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर का दोनों का अलग अलग उच्च न्यायालय है। योग्यता की बात करें उच्च न्यायालय में, तो भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता किसी उच्च न्यायालय में रहा हो या 10 वर्ष से अधिक सिविल सेवक के रूप में कार्य किया हो, 3 वर्ष तक जिला अदालतों में कार्य किया हो, ये इसकी योग्यता है। नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश प्लस संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति जो है किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है जो हाई कोर्ट होते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से होती है। कार्यकाल की बात करें तो 65 वर्ष कार्यकाल होती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उनके कार्यकाल 65 वर्ष थी, यहाँ पर कार्यकाल 62 वर्ष है। त्यागपत्र, ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, लेकिन शपथ जो है राज्यपाल द्वारा इसको शपथ दिलाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करिएगा। अपदस्थ संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जैसा ही यहाँ पर होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जैसे न्यायाधीश की व्यवस्था होती है अपदस्थ करने की, ठीक वैसे राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं उनके न्यायाधीशों की को भी अपदस्थ किया जाता है। ठीक, वेतन की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश के वेतन 2.5 लाख प्रति माह होते हैं। वेतन राज्य की संचित निधि से इसको देय होता है, राज्य की संचित निधि से देय होता है, ध्यान रखिएगा। पेंशन के रूप में भी भारत की संचित निधि से इसे देय किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश के एब्सेंट होने पर कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त होता है उसे मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की अनुमति मिलती है। कुल संख्या की बात करें तो एक प्लस अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या होती है। इनकी संख्या की बात करें तो अलग अलग हाई कोर्ट में इनकी संख्या अलग अलग है। राष्ट्रपति द्वारा ये निर्धारित की जाती है इनकी संख्या कि कितना कहाँ वर्डन है उस हिसाब से देखा जाता है। अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करेंगे, बाकी चर्चा आगे करेंगे। तो 214 में राज्यों के लिए अपना जो है हाई कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। इसके बाद ये भी एक अभिलेखीय न्यायालय है। अनुच्छेद 215 कहता है कि राज्य के जो हाई कोर्ट हैं वो अभिलेखीय न्यायालय हैं, यानी अभिलेख वहां पर सुरक्षित होते हैं। संरचना गठन की बात 216 में की गई है। नियुक्ति योग्यता 217 में, शपथ 219 में, क्षेत्राधिकार की बात करते हैं 225 में। ठीक, शक्तियों का अंतरण करने का भी अधिकार होता है। ठीक, इसके बाद क्षेत्राधिकार और शक्तियां देख लेते हैं कि हाई कोर्ट के क्या क्षेत्राधिकार हैं और शक्तियां का। तो मूल आरंभिक जो शक्ति है, मूल अधिकार लागू करना, यानी मौलिक अधिकारों में यदि कोई प्रॉब्लम्स हो रही तो उसे लागू करने का काम हाई कोर्ट का है। संविधान की व्यवस्था संबंधित मामलों का स्थानांतरण, यानी अधीनस्थ न्यायालय से जो है मामले, यदि कोई मामले हैं तो उनको स्थानांतरित करता है। संसद, राज्य विधान मंडल के सदस्यों से जुड़े जो चुनावी विवाद हैं उनका भी निपटारा हाई कोर्ट द्वारा किया जाता है। रिट क्षेत्राधिकार की बात करें तो रिट मूल ढांचे का हिस्सा है, यानी इसे भी सुप्रीम कोर्ट की तरह 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट से अधिक, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट से अधिक पावर मिली हुई है रिट जारी करने की। उच्च न्यायालय, जिसमें यह मामला चंद्र कुमार का मामला था, इसको आप देख लीजिएगा। अपीलीय न्यायालय की बात करें तो दीवानी या फौजदारी दोनों प्रकार के जो मामले हैं यहाँ पर सुने जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों की मौत की जो सजा होती है उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय में जो है
अगर किसी भी व्यक्ति को अधीनस्थ न्यायालय में मौत की सजा सुना दी गई है, समझने का प्रयास करिए। अगर किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय, मान लीजिए अधीनस्थ न्यायालय में मौत की सजा सुना गई है, तो वो व्यक्ति अपील कर सकता है हाई कोर्ट में अपने न्याय जो है हाई कोर्ट में अपने बचाव के लिए अपील कर सकता है। ठीक, अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, यानी इसके अपने निर्णय जो होते हैं, हाई कोर्ट के लोअर बेंच जो होते हैं उनके जो निर्णय होते हैं उन पर पुनर्न्यायिक समीक्षा करने के का काम भी करती है। तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी हाई कोर्ट के पास है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता संघ शासित क्षेत्र पर क्या होता है, तो अंडमान निकोबार कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन है। दादर नगर हवेली दमन द्वीप जो है महाराष्ट्र न्यायालय के अंतर्गत आता है, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट न्यायालय के। लक्षद्वीप जो है कोच्चि जो केरल का हाई कोर्ट है वहाँ उसके अंतर्गत। पुंडीचेरी महाराष्ट्र उच्च न्यायालय जो तमिलनाडु का न्यायालय है उसके अंतर्गत आता है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अब बात करेंगे अधीनस्थ न्यायालय की। तो अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 233 में कहा गया है कि सभी जिलों में एक अधीनस्थ न्यायालय होगा। ठीक, 233 से 237 तक इसकी बात की गई। जिला जज की नियुक्ति यहाँ पर की जाती है। राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट की सलाह पर जिला जजों की नियुक्ति की जाती है। ठीक, योग्यता क्या होती है, तो कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को जिला जज के रूप में नियुक्त की जाती है। सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए। ठीक, केंद्र या राज्य के किसी भी सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो है जिला न्यायालय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त की सिफारिश की जाती है। अब बात करेंगे यहाँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय आता है। सत्र न्यायालय सबसे नीचा न्यायालय होता है। सिविल मामले और आपराधिक दोनों मामलों का जो है निस्तारण करता है। वरिष्ठतम सिविल न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश, मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज, इस तरीके की कैटेगरी बनाई गई है। आपराधिक मामले में अगर बात करें तो मुंसिफ न्याय दंडाधिकारी होता है, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश, द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी, इस तरीके से इनका डिवीजन किया गया है लोअर से अपर की तरफ। राज्य संबंधी जो न्यायालय है, राजस्व बोर्ड, आयुक्त न्यायालय, कलेक्टर न्यायालय, तहसील या नायब के आधार पर जो है राजस्व संबंधी न्यायालयों का गठन किया गया है। तो ये चीजें न्यायालय से संबंधित विषय के बारे में हम पढ़ रहे हैं राज्यों से। इसके बाद लोक अदालतों की बात करें तो इसे हम जनता की अदालत के नाम से जानते हैं। प्रथम बार 6 अक्टूबर 1985 में दिल्ली में जो है पीएन भगवती की अध्यक्षता में लोक अदालतें लगाई गई। त्वरित न्याय व कम खर्च के अवधारणा पर ये इनकी स्थापना की जाती है। ग्राम न्यायालय की बात करें, ग्राम पंचायत जो न्यायालय होती हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, न्याय का विकेंद्रीकरण, जो ग्राम स्तर पर न्यायालय बनाए गए हैं, छोटे विवादों को ग्राम स्तर पर ही समाधान कर देना इनका मूल उद्देश्य होता है। गठन की बात करें तो राज्य सरकार से संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से इसका गठन किया जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट, आपराधिक मामलों में तीव्र निपटारण के लिए जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट किया जाता है। जब आपराधिक मामले बहुत संगीन होते हैं तो उस समय जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्दी सजा या जल्दी से जल्दी उसका निपटान करने के लिए जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल अदालत की बात करें तो स्वयं जनता तक पहुंचकर न्याय, पहियों द्वारा न्याय, ये बात कहते हैं। पहली हरियाणा में के मेवात में जो है 2007 में एपीजे अब्दुल कलाम के श्रेय में जो है मोबाइल अदालतों की शुरुआत की गई। विशेष उद्देशीय न्यायालय क्या होते हैं, तो उपभोक्ता से संबंधित न्यायालय जैसे हो गए, ठीक, हरित अधिकरण से संबंधित न्यायालय हो गए, बाल किशोर से संबंधित न्यायालय हो गए, सेना न्याय या जो कोर्ट मार्शल कोर्ट है उसका न्यायालय की बात कही गई। उपभोक्ता में उपभोक्ता से संबंधित मामले, हरित में जो हरित हमारी ट्रिब्यूनल है, एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, पर्यावरण के बचाव संरक्षण से जुड़े हुए मामले जो है यहाँ पर जो है लिस्टेड होते हैं। बाल और किशोर के न्यायालय की बात करें तो 3 सदस्यीय बोर्ड का एक गठन होता है। इसमें एक मनोवैज्ञानिक होता है, 2 सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जिनसे बाल व किशोर न्यायालय का गठन होता है। वहीं बात
करें सेना या कोर्ट न्यायालय की, तो सेना से संबंधित जितने मामले होते हैं वो सेना न्यायालय के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। भारत में उच्च न्यायालय कहाँ कहाँ है, उनके मुख्य क्षेत्र कहाँ है, स्थापना क्या है। इनमें से कुछ न्यायालय हैं जिनकी स्थापना से जुड़े हुए प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो उनको हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो जो 3 न्यायालय हमारे हैं, मद्रास है, कलकत्ता है, मुंबई है। इसमें सबसे पहले कोलकाता, जो 1862 में उसी समय मद्रास में, उसी समय जो है मुंबई में स्थापित होती है। ठीक, क्षेत्राधिकार अलग अलग आते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इससे पहले जिक्र हमने कर लिया है, तो इसे कोई बहुत ज़्यादा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के विषय में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा लीजिए इसको, 5 स्टार लगा लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी जो नियुक्ति स्थापना है, स्थापना वर्ष 1966 में किया गया था, और 1966 जो वर्ष है ये बहुत पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है, और इसकी खंडपीठ एक है जो लखनऊ में स्थित है। ठीक, कर्नाटक के विषय में नहीं पूछा जाता। इसके बाद एक और प्रश्न पूछा जाता है जो दिल्ली हाई कोर्ट है, तो दिल्ली हाई कोर्ट की भी स्थापना 1966 में की जाती है, और इसकी जो कोई खंडपीठ नहीं है। ठीक है, राजस्थान में का जो स्थापना होता है 1949 में होता है, और राजस्थान की जो मुख्य हाई कोर्ट है जोधपुर में है, और इसकी खंडपीठ एक जयपुर में है, ध्यान रखिएगा। ठीक, बाकी अन्य चीज़ें आप जो समझिए वो याद करते रहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा केंद्र राज्य संबंध के विषय में हम पढ़ेंगे, भाग 11 के तहत केंद्र राज्य संबंध है, मतलब एक एक की बात करेंगे तो हम संबंध बनाएंगे, ठीक, जिससे मिलकर 11 बनेगा। तो करते हैं इस वीडियोस का समापन, कल देखेंगे केंद्र राज्य संबंध के विषय में। थैंक यू।